नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज के अंक में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की। किन किन अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कही, देखेंगे विस्तार से रिपोर्ट और करेंगे उस पर विशेष चर्चा भी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात आज देश के किन किन राज्यों को मिली। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के, साथ ही साथ ताजा अपडेट बताएंगे आपको एशियन गेम्स की भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। मन की बात में प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 और G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का किया जिक्र। कहा अफ्रीकन यूनियन को G20 का पूर्ण सदस्य बनाकर भारत ने अपने नेतृत्व का मनवाया लोहा। कहा आधुनिक जमाने में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का भी भारत ने दिया सुझाव। मन की बात में पीएम ने कहा गांधी जयंती पर पूरे देश में स्वच्छता से जुड़े बहुत से कार्यक्रमों की बनाई गई है योजना। पीएम ने देशवासियों से 1 अक्टूबर के दिन सुबह 10 बजे स्वच्छता के आयोजन में जुड़ने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को वर्चुअल तरीके से दिखाई हरी झंडी। कहा देश में बुनियादी ढांचे के विकास की वर्तमान गति और पैमाना 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से खा रहा है मेल। कहा भारत अपने वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर एक साथ कर रहा है काम। पीएम मोदी सोमवार को भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद। जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में भी पीएम होंगे शामिल। भारत आतंकवाद और नार्को आतंकवाद जैसे मुद्दों से निपटने में विश्व का कर रहा है नेतृत्व। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा सरकार ने कानूनों में किए कई बदलाव। न्यायपालिका का भार कम करने के लिए मध्यस्थता कानून और जन विश्वास विधेयक को किया तैयार। 19वें एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन। 3 रजत और 2 कांस्य सहित जीते 5 पदक। रोइंग में भारत ने 2 रजत और 1 कांस्य जीता। वहीं निशानेबाजी में 1 रजत और 1 कांस्य पदक हुआ हासिल। और ग्रेटर नोएडा में आयोजित मोटो जीपी भारत 2023 की ट्रॉफी मार्को बेजेची ने जीती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सौंपी ट्रॉफी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा मोटो जीपी का भारत में एक सफल आयोजन होना बहुत कुछ कहता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़े ऑटोमोबाइल उत्पादक देश। और अब सभी खबरें विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 105वीं कड़ी के जरिए आज देशवासियों से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान 3 की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने G20 के तहत विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों से छात्रों से जुड़ने की अपील की। साथ ही पर्यटन को रोजगार सृजन का सबसे बड़ा क्षेत्र बताते हुए हाल ही में 2 भारतीय स्थलों के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने का भी जिक्र किया। उन्होंने आज बदलती वैश्विक परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच गांधी जी के विचारों को प्रासंगिक बताया। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी इन दिनों चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि ज्यादातर लोगों ने इसी से संबंधित संदेश और पत्र भेजे हैं। एक तरफ जहां लाखों लोग चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के अलग अलग माध्यमों से साक्षी बने, वहीं दिल्ली का भारत मंडपम G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए लोगों में लोकप्रिय हो गया। भारत ने अपनी अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन को पूर्ण सदस्य बनाकर अपने नेतृत्व का परिचय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉलेज के छात्रों से G20 के तहत विश्वविद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ने की अपील की। साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए। अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और
एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा। भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली है। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। G20 समिट के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पर सहमति बनी। पीएम ने गलियारे का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में ये विश्व व्यापार का आधार बनेगा। G20 की अध्यक्षता के दौरान 1 लाख से भी अधिक डेलीगेट्स भारत आए, जिससे उनकी रुचि भारत में बढ़ी। पीएम ने 27 सितंबर को होने वाले विश्व पर्यटन दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि अगर कोई क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है तो वह है पर्यटन का क्षेत्र। पर्यटन को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है। बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है। साथियों, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए। वो यहाँ की विविधता, अलग अलग परंपराएं, भांति भांति का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए। यहां आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं, उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा। शांति निकेतन और कर्नाटक के पवित्र होयसा मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। पीएम मोदी ने इसके लिए देशवासियों को बधाई दी। कर्नाटका के जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, उन्हें 13वीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है। भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिले। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें। आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे। G20 समिट के दौरान दुनिया भर के शक्तिशाली नेताओं ने राजघाट पर बापू को एक साथ श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पीएम मोदी ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बापू के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इस तरह G20 ने जहां विश्व स्तर पर भारत की साख को बढ़ाने का काम किया है, वहीं चंद्रयान 3 की सफलता से भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्यावरण संरक्षण पर हमेशा से ही जोर रहा है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए इस बार भी पीएम मोदी ने जीव जंतुओं के संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छता पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने लोगों से गांधी जयंती से ठीक एक दिन पहले हो रहे सबसे बड़े स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की है। साथ ही साथ त्योहारों के दौरान भारतीय उत्पाद खरीदने की भी प्रधानमंत्री ने बात कही है। पर्यावरण और प्रकृति की समृद्धि के लिए वन्य जीव और जल का संरक्षण काफी जरूरी है। साथ ही वातावरण और आसपास की सफाई पर्यावरण को बचाने का एक अहम अंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की 105वीं कड़ी में जीव जंतुओं और जल के संरक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने लोगों से जीवों पर करुणा दिखाकर अपना मित्र बनाने की अपील की। उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण के 2 उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि एक जंतु के संरक्षण से दूसरे जीव जंतु को बचाया जा सकता है। ये एक अनोखा प्रयास राजस्थान के पुष्कर में भी किया जा रहा है। यहाँ सुखदेव भट्ट जी और उनकी टीम मिलकर वन्य जीवों को बचाने में जुटे हैं। और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है? उनकी टीम का नाम है कोबरा। एक खतरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस क्षेत्र में खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है। इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जो सिर्फ एक कॉल पर मौके पर पहुंचते हैं और अपने मिशन में जुट जाते हैं। सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक 30,000 से ज्यादा जहरीले सांपों का जीवन बचाया है। तमिलनाडु के चेन्नई में ऑटो ड्राइवर एम राजेंद्र प्रसाद जी भी एक अनोखा काम कर रहे हैं। वो पिछले 25-30 साल से कबूतरों की सेवा के काम में जुटे हैं। खुद उनके घर में 200 से ज्यादा कबूतर है। वहीं इन पक्षियों के भोजन, पानी, स्वास्थ्य जैसी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखते हैं। इस पर उनका काफी पैसा भी खर्च होता है, लेकिन वो अपने काम में डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संभल में अतिक्रमण के कारण विलुप्त हुई नदी के लोगों के प्रयास से पुनर्जीवित होने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोत नदी को फिर से जीवित कर लोगों ने जन भागीदारी और सामूहिकता का शानदार उदाहरण दिया है। अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक बहने वाली ये नदी एक समय इस क्षेत्र में जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इस नदी में अनवरत जल प्रवाहित होता था, जो यहाँ के किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था। समय के साथ नदी का प्रवाह कम हुआ। नदी जिन रास्तों से बहती थी वहां अतिक्रमण हो गया और ये नदी विलुप्त हो गई। नदी को मां मानने वाले हमारे देश में संभल के लोगों ने इस सोत नदी को भी पुनर्जीवित करने का संकल्प ले लिया। पिछले साल दिसंबर में सोत नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया। ग्राम पंचायतों के लोगों ने सरकारी विभागों को भी अपने साथ लिया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल के पहले 6 महीने में ही ये लोग नदी के 100 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते का पुनरुद्धार कर चुके थे। गांधी जयंती पर स्वच्छता को लेकर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने लोगों से 1 अक्टूबर को होने वाले स्वच्छता के सबसे बड़े कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान किया। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। इंडियन स्वच्छता लीग में भी काफी अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर
इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं, वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती पर लोगों से खादी का उत्पाद खरीदने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने आने वाले त्योहारी सीजन में लोगों से भारत में बने उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। स्थानीय उत्पाद खरीदने का फायदा हजारों विश्वकर्मा साथियों को मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जर्मनी की 21 साल की कैसमी का भी जिक्र करते हुए बताया कि कैसे भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत पूरे विश्व में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कैसमी द्वारा गाए गए गीत भी शेयर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां G20 और चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए लगातार नई बुलंदियां छू रहे भारत की बात कही, वहीं ग्लोबल होती देश की कला और संस्कृति के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने जर्मनी में रहने वाली कैसमी के बारे में बताया, जो जन्म से देख नहीं पाती लेकिन हर चुनौती का सामना हौसले से कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि जर्मनी की रहने वाली कैसमी कभी भारत नहीं आई, लेकिन वो भारतीय संगीत की दीवानी है। प्रधानमंत्री ने कैसमी द्वारा गाए गए एक सुरीले गीत को भी साझा किया। जगज्जालपालं कजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं तुरावरमायं सुपद्मसहायं भजेऽहम्। प्रधानमंत्री ने बताया कि सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि कैसमी कई सारी भारतीय भाषाओं में गाने में महारत हासिल कर चुकी है। प्रधानमंत्री ने कन्नड़ में गाए गए कैसमी के एक गीत को भी साझा किया। नम्मा वचन बहुवचन नुडीरु कन्नड नडेरु कन्नड नम्मा वचन बहुवचन ನುಡಿಡು ಕನ್ನಡ ನಡೆಡು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और संगीत को लेकर जर्मनी की कैसमी के इस जुनून की मैं हृदय से सराहना करता हूं। उनका ये प्रयास हर भारतीय को अभिभूत करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सहायम भजेऽहम्। तो जर्मनी की कैसमी को आप इस वक्त सुन रहे थे, लेकिन हम आपको अब बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने जब आज मन की बात की तो उनमें क्या कुछ अहम बातें रहीं। आपने 2-3 रिपोर्ट्स देखी, लेकिन एक बार सारांश के तौर पर वो क्या कुछ अहम बातें रहीं जिनका कि जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए समझिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अफ्रीकन यूनियन को, आप जानते हैं कि अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश हैं, उन तमाम देशों को, अफ्रीकन यूनियन को G20 में पूर्ण सदस्य बनाकर भारत ने अपने एक नेतृत्व का लोहा मनवा लिया है। यह प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में कही, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं। दूसरी अहम बात यह कि भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 की बैठक में सुझाया है। इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारा जिसे हम कहते हैं। और वो क्या है आर्थिक गलियारा? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, भारत पश्चिम एशिया और यूरोप कॉरिडोर। इसका सुझाव भारत ने ही दिया है इस G20 की समिट में। इस बात की चर्चा पीएम ने आज की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कॉरिडोर जो है वो आने वाले सैकड़ों सालों तक विश्व व्यापार का जो आधार है वो बनने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व व्यापार का एक आधार इस कॉरिडोर को प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में कहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इतिहास इस बात को याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का जो सूत्रपात है वो इसी भारत की धरती पर हुआ है। इस बात को आने वाला जो समय है, जो इतिहास है, वो इस बात को याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा अगले पॉइंट्स में कि 27 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। 27 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। और ये जो पर्यटन है, जो टूरिज्म है, वो सबसे कम इन्वेस्ट में
सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है ये सेक्टर। ये भी आपको समझने की जरूरत है। बहुत ही कम लागत में एक बहुत बड़ा रोजगार सृजित करता है ये जो टूरिज्म सेक्टर है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि G20 के प्रतिनिधियों को मिले शानदार अनुभव से जो पर्यटन है उसका काफी विस्तार होगा भारत में। जो लोग यहां से गए हैं, और हम जानते हैं कि अलग अलग शहरों में G20 का आयोजन किया गया, उसकी जो कार्यकारी जो बैठकें हुई वर्किंग ग्रुप्स की, वो अलग अलग शहरों में हुई। उस वजह से जो भी उसमें शामिल हुए लोग, वो जब जाएंगे यहां से अपने अपने देश में, तो वहां इस बात को बताएंगे कि भारत में किस तरह से जो पर्यटन की संभावनाएं हैं वो, और उसके बाद लोग यहां पे आएंगे। तो इस तरह से टूरिज्म का जो है वो विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा मन की बात में कि भारत में विश्व धरोहर स्थलों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो हेरिटेज साइट्स हैं भारत में वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, और क्यों किया अगले पॉइंट्स में आपको समझाते हैं। कर्नाटक का जो होयसल मंदिर है, आप जानते होंगे, आप इतिहास की किताबों में पढ़े होंगे, होयसल टेम्पल्स बहुत ही हेरिटेज ये टेम्पल्स हैं। आज से हजारों साल पहले इनका निर्माण हुआ था। उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया गया है। तो इसलिए भी लोग इसको देखने के लिए आएंगे और इससे टूरिज्म का जो है वो काफी विकास होगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो शांति निकेतन है वो भी यूनेस्को के विश्व धरोहर लिस्ट जो सूची है उसमें शामिल किया गया है। तो इससे भी, चाहे वो होयसल मंदिर हो या फिर शांति निकेतन हो, यहां पे इस लिस्ट में ये दो नाम अभी जुड़े हैं। ये लगातार ये लिस्ट बढ़ता जा रहा है और जो टूरिज्म है उसकी जो संभावना है, जो पोटेंशियल है, वो और भी बढ़ने की उम्मीद प्रधानमंत्री ने जाहिर की है। और इस तरह से भारत में अब अगर वर्ल्ड हेरिटेज जो प्रॉपर्टीज है, जो साइट्स हैं, उनकी बात की जाए तो अब ये 40 से बढ़कर अब 42 हो गई है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या अब 42 हो गई है। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री ने एक जन भागीदारी की बात कही, आपने उस रिपोर्ट में भी देखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी का जो संभल जिला है उसमें एक सोत नदी है, उस सोत नदी को फिर से जीर्णोद्धार किया गया। उसकी ये एक जन भागीदारी की मिसाल है, किस तरह से एक नदी को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया गया। ये जन भागीदारी की एक मिसाल है। सोत नदी को पुनर्जीवित करने के लिए आप 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, बल्कि आप जानकर हैरान होंगे कि 70 गांव एक साथ एकजुट हुए और उसके बाद इस सोत नदी को पुनर्जीवित करने का काम किया। ये बहुत ही अच्छी पहल इस गांव के लोगों ने किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किताबें, जो बुक्स हैं, वो हमारे जीवन में हमेशा एक अच्छे, हम सभी जानते हैं इस बात को, कि एक अच्छे दोस्त की निभाती जो भूमिका वो निभाती है, जो बुक्स होती हैं, जो किताबें होती हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें बच्चों को अपने अपने घरों में, हमें बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। डिजिटल जमाना है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अपनी जो फिजिकल बुक आप अपने हाथों में जब आप लेके पढ़ते हैं उसका एक अलग आनंद होता है। तो पुस्तकों के प्रति जो एक लगाव है, जो रुझान है, वो बच्चों में कहीं ना कहीं अब दूर होता जा रहा है। इसलिए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए आप प्रेरित कीजिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि G20 समिट के दौरान जो वर्ल्ड लीडर्स आए थे, आप जानते हैं कि G20 में 20 विकसित देश के लोग आए थे। इसमें तमाम लीडर्स यहां पे आए थे। वो बापू को, महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री ने बात का जिक्र किया कि तमाम जो नेता थे, वर्ल्ड लीडर्स, वो राजघाट पहुंचे बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए। और दुनिया भर में इसलिए पहुंचे कि महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो आज भी 21वीं सदी में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने कि बीते दिनों में प्रासंगिक थे। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने ये कहा कि 1 अक्टूबर को स्वच्छता पर होने जा रहा जो आयोजन है उसमें हम सभी को अपने अपने हाथ बटाने चाहिए। 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, और उससे ठीक एक दिन पहले स्वच्छता को लेकर एक जन आंदोलन प्रधानमंत्री ने चलाने की बात कही है। सब अपना अपना उसमें हाथ निभाएं, हाथ बटाएं। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया मन की बात में। उन्होंने कहा कि भारत में जो सामान है, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, उनकी ही खरीदारी करें। और मेड इन इंडिया सामान ही अगर आप किसी को गिफ्ट में देते हैं, हमारे यहाँ, हम सबके यहाँ कोई ना कोई गेस्ट आते रहते हैं, तो इसलिए भी आप जब भी कोई अतिथि आपके घर आए तो आप उनको भारत में ही बना जो कोई प्रोडक्ट है वो आप दें। और इसको लेकर हम आपको ये भी बता दें कि आप जहां भी रहते हो भारत में, आपका जो भी जिला हो, वहां पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात प्रधानमंत्री ने कहा है। तो आप जब भी ODOP की तरफ जाएं तो ODOP में इस बात का रहता है कि जो भी प्रोडक्ट आपके जिला में बना है
उसको आप गिफ्ट के तौर पर आप अपने अतिथि को दे सकते हैं। तो ये भी प्रधानमंत्री ने मन की बात में आज इस बात का जिक्र किया। तो ये कुछ अहम बातें हमने आपको बताई प्रधानमंत्री के मन की बात की। लेकिन बुलेटिन के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री के मन की जो बात थी, ये जो कार्यक्रम था, उस पर हम विश्लेषण करेंगे अपने मेहमान के साथ। किस तरह से ये जो तमाम जो बिंदु हैं जिस बात का हमने जिक्र किया और आपने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई, उसके क्या कुछ मायने हैं, हमको उनकी बातों से क्या कुछ सीखने की जरूरत है, हम इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम प्रधानमंत्री के मन की बात में जो कुछ अहम बातें कही हैं प्रधानमंत्री ने, उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जो विशेष है वो यही है कि देशवासियों से प्रधानमंत्री की मन की बात, और जैसा कि हमने आपको बताया भी रिपोर्ट्स के जरिए भी, ग्राफिक्स के जरिए भी, वो कौन कौन सी अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही और उसका क्या कुछ मतलब है, क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और शेखर, जैसा कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको की छूने की कोशिश की है, जिसका कि जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है, बहुत ज्यादा है। शुरुआत हम G20 की समिट से करेंगे। और प्रधानमंत्री ने, शेखर सर, ये कहा कि इस G20 की समिट में अफ्रीकन यूनियन को पूर्ण सदस्य के तौर पर एडमिट करवाना इस ग्रुपिंग्स में, ये भारत का जो एक नेतृत्व है उसका लोहा मनवाने के समान है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? वाकई भारत की जो कद है एक वर्ल्ड फोरम पे, वो इस फैसले के बाद से और भी बढ़ गया। बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है असीम जी। देखिए, G20 जब से भारत का नेतृत्व अपने हाथ में लिया, पिछले साल बाली समिट पे लिया था, तब से लगातार भारत का कोशिश यही रही है, क्योंकि G20 का मतलब है जो विकसित देश है और जो विकास के रास्ते पे जो चल रहे जो देश है, इन दोनों का एक प्रकार से संगम है। और इस बार ये फोकस था क्योंकि भारत का नेतृत्व है, इसलिए जो ग्लोबल साउथ, यानी जो देश, जितने देश हैं जो विकास के रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी समस्या
और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी जो समस्या, इस दोनों के बीच में क्या ब्रिज हो सकती है, कैसे पुल बन सकती है। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो भारत ने महसूस किया शुरू से कि अफ्रीका जैसा बड़ा कॉन्टिनेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, अफ्रीका में इतने देश हैं और उनका भी एक संगठन है अफ्रीकन यूनियन। तो लगातार भारत ये कोशिश की, बाकी जो विकसित देश है उनको भी समझाया आप अफ्रीका को इग्नोर मत कीजिए। उसका दूसरा एक स्ट्रेटेजिक कारण भी है, क्योंकि जहां बाकी देश वहां इग्नोर करते हैं वहां चाइना पहुंच जाते हैं। आप जानते हैं कि अफ्रीका में भी, साउथ अमेरिका में भी ऐसे दो कॉन्टिनेंट से जहां चाइना का बहुत ध्यान रहता है, बहुत फोकस रहता है, और उनके पास क्योंकि कैपिटल सरप्लस है, उन्होंने धनराशि वहां पे काफी इन्वेस्ट की है। इन्वेस्ट करके उनको कर्ज में डाल दिया, कई राज्य देशों को वहां कर्ज पे डाल दिया, जैसे हमने देखा नेपाल में जो हालत हुई, श्रीलंका में जो हालत हुई। तो भारत का यह था भाई अफ्रीकन यूनियन को हमें साथ लेना है, लेकिन शेखर से, चूंकि समय की कमी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्या बहुत से आलोचक जो है वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो BRI है, क्या उसके अगेंस्ट या उसके पैरेलल, जिस बात का जिक्र हमने किया कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, क्या ये तुलना करना उचित है क्या? नहीं, तुलना डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि BRI का अलग था, लेकिन जो चाइना का जो BRI का जो लेकर आज जो प्रतिक्रिया आ रहे हैं, जो देश उसमें शामिल हुए वो वहां से निकलना चाहते, जैसे इटाली ने घोषणा कर दी, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये कनेक्टिविटी की बात है, ट्रेड कॉरिडोर की बात है, लेकिन लगातार जो कोशिश हो रही है किसी तरह हम ना चाइना के जाल में ना फंसे, खास करके एक आर्थिक जाल, जहां जिसमें वो पहले खर्चा कर देंगे, बड़े बड़े रोड बना देंगे, हाईवे बना देंगे, बंदरगाह बना देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे, फिर आपको कर्ज में डुबा देंगे। ऐसे में सर ये जो कॉरिडोर होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, कितना इंपॉर्टेंट आप इसे मानते हैं? नहीं, देखिए ये एक नया रूट है, यूरोप के लिए एक नया रूट है। ये रूट मतलब इंडिया से जाके दुबई से फिर सऊदी अरेबिया, जो अरब पेनिनसुला है, उसमें एक नया हाईवे की बात हो रही है, रेल कनेक्टिविटी की बात हो रही है। वो जाके वहां पहुंचेगा, फिर वहां से जाके ग्रीस, मेडिटेरियन ग्रीस तक की होगी, फिर ग्रीस से यूरोप। और इसका यह है कि क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि चाइना जैसे जिसको चाइना की जो एक्टिविटी है हमारे हिंदू महासागर में और बाकी ये में जो डोमिनेट करने की जो कोशिश है, तो हमारे लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट की बात हो रही है। ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हमारी कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट करेगी। क्या इस कॉरिडोर को सर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इस कॉरिडोर के डेवलप होने के बाद, चूंकि प्रधानमंत्री ने टूरिज्म का भी जिक्र किया, टूरिज्म भी काफी बढ़ेगा, रोजगार के मौके भी ज्यादा मिलेंगे? देखिए, इस कॉरिडोर का टूरिज्म मेन फोकस नहीं है, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, ट्रेड लिंक की बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट की बात है, ये सारी चीजें। देखिए, टूरिज्म दूसरी दृष्टि से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टूरिज्म ऐसा है, खास करके उन्होंने उदाहरण भी दिया, देखिए जब G20 की जो समिट के पहले जितने मीटिंग्स हुए भारत में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, कम से कम 250 मीटिंग हुए। इसके वजह से कम 1 लाख G20 डेलीगेट बाहर से आए, जिसकी जिक्र आज पीएम ने मन की बात में की है। ये जो 1 लाख जो लोग आए, देश को देखे, विभिन्न राज्य गए, विभिन्न शहर गए, वो एक इंप्रेशन तो लेके जा रहे हैं, लेकिन साथ में इन जगहों की जो पब्लिसिटी हुई, जगहों को लेकर जो विश्व भर में बात फैल गई कि फलाना जगह, जिस जगह को पहले कभी वर्ल्ड टूरिस्ट कभी नहीं गए। 60 से भी अधिक शहरों में हुए सर, 200 से ज्यादा प्रोग्राम 60 से भी अधिक सिटीज 60 हुए। लेकिन ये सारे प्रोग्राम में जो अलग अलग सब कमेटी की मीटिंग्स हुई, जिन लोगों ने शामिल हुए, वो जाके तो कुछ इंप्रेशन लेके जा रहे हैं। भाई ऐसा भी एक जगह है, ऐसे छोटे छोटे जगह, पौंडीचेरी, केरल, महाराष्ट्र में कई जगह, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर में भी हुआ एक मीटिंग। तो आप देख सकते हैं, ये जैसे आप एक प्रकार से प्रधानमंत्री का इच्छा था ये G20 समिट को एक मौका के रूप में देखे। जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, टूरिज्म ऐसा एक सेक्टर है जहां आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, होटल में, सर्विस सेक्टर में, लेकिन जो रिटर्न्स जो है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, और तुलना में अगर रिटर्न देखेंगे ज्यादा कोई आप इसमें देख पाएंगे कि रिटर्न्स ज्यादा है। और शेखर सर, जब यूनेस्को की तरफ से भारत के 2 और साइट्स को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, इससे और चूंकि ये जो टूरिज्म का इनफ्लो था भारत में, उसमें 2 कदम और भी आगे बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है 2 और साइट्स को उस लिस्ट में शामिल करने के बाद से।
अरे बिल्कुल, देखिए जब जब जैसे ही वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पे आ जाता है तो जो विश्व भर में एक प्रकार से एक ये शुरू हो जाती है, तो ये क्या है, ये जो शांति निकेतन को लेकर वही साला टेम्पल्स जो है, बिल्कुल जैसे हम्पी है, हम्पी भी एक हेरिटेज साइट है, तो ऐसी जगह को लेकर जब लोग जानना चाहते हैं और वहां आके देखना चाहते हैं या ऐसा क्या है हमारी हेरिटेज के लिए, क्यों इसको घोषणा किया गया है, बिल्कुल इसकी महत्व क्या है, ये सब जब कोशिश होती है, क्योंकि कोरोना काल में देखिए टूरिज्म बिल्कुल बंद हो चुका था, बिल्कुल, लेकिन अभी एक चीज हो रही है असीम जी, रिवेंज टूरिज्म, यानी क्योंकि उन सालों में जा नहीं पाए, बिल्कुल बहुत जैसे जा रहे, इसलिए आप एयरपोर्ट चले जाइए, कहीं भी जाइए, भरा हुआ है और उस पोटेंशियल को भारत को भुनाने की जरूरत है, और यहाँ पोटेंशियल है भी। ऐसे में सर एक बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने और भी किया कि जिस तरह से हम जानते हैं कि अभी जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, कई बार इस तरह की खबरें आती है कि उस पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन ऐसे में जो उन्होंने कहा कि सोत नदी और उसको 60 से अधिक गांवों के लोगों ने मिलकर उस नदी को, उस रिवर को फिर से रिजुविनेट करने का काम किया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए लगातार प्रधानमंत्री वाटर कंजर्वेशन को लेकर अमृतकाल के समय में कम से कम 50,000 ऐसे वाटर बॉडीज को हम पुनर्जीवित करें, बिल्कुल उसमें नदी भी आ जाते, और उन्होंने ये भी काफी बार कहा कि कई जगह पे, कई गांवों में लोग, वहां के जो युवा है वो मिलकर एक नया ये बना रहे हैं, वहां तालाब बना रहे हैं, वाटर को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एक प्रकार से एक बड़ा कैंपेन है ये कैंपेन, जैसे स्वच्छता भारत कैंपेन है, ऐसे लगातार ये कैंपेन चल रहा है। ऐसे में सर एक बात का प्रधानमंत्री ने और भी जिक्र किया कि जिस तरह से हमने देखे भी, तो वो तस्वीर भी हम सभी ने देखा कि किस तरह से वर्ल्ड लीडर्स महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर गए, प्रधानमंत्री ने वहां सबको, वहां पे गए, सबने उनको नमन किया, और प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में कहा कि वहां पे तमाम लीडर्स का जाना, उनको प्रणाम करना, उनको नमन करना, इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के जो विचार थे वो न सिर्फ बीते दिनों में बल्कि आज भी 21वीं सदी में उतने ही प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट हैं। बिल्कुल आसिफ जी, सबसे मैं मानता हूं सबसे बड़ा दृश्य वो था कि इतने वर्ल्ड लीडर्स एक ही समय पे राजघाट में आना और श्रद्धांजलि देना, ये एक प्रकार से मैं तो कह रहा हूं कि वो हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है। कभी नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति, यूके के पीएम, चाइना के प्रधानमंत्री, जापान के, मतलब इतने सारे लीडर्स वहां पे उपस्थित होना, मुझे लगता है ये अपने आप में, वो तो मुझे लगता है ये क्लासिक ये रहेगा हमारी मेमोरी में कि गांधी जी और गांधी जी के जो आइडियल्स को लेकर, जो गांधी जी ने जो हमारे लिए छोड़े हैं जो मैसेज, वो मैसेज को लेकर एक बड़ा संदेश गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आखिर में बहुत संक्षेप में उन्होंने कहा कि जो आप गिफ्ट देते हैं किसी अपने जान पहचान को, अतिथियों को, तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दें, इसके पीछे सोच? देखिए ये पहले भी उन्होंने खादी को लेकर शुरू किया था, बिल्कुल जैसे पीएम ने खादी को इंपॉर्टेंस को लेकर, उसके बाद हमने देखा कि खादी की सेल्स इतनी बढ़ गई, रिकॉर्ड तोड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब खादी कमीशन ने भी बताया कि तब से लेकर लगातार जब भी फेस्टिवल सीजन आता है, जब अब दशहरा आ रहा है, उसके बाद दीपावली होगी, तो आप देखेंगे अब लोग इतने प्रोडक्ट्स भी, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे खादी में, तो एक प्रकार से रोजगार भी इससे मिलता है। का ये कहना, ये जो विश्वकर्मा की जो स्कीम भी शुरू हुई है, बिल्कुल उससे भी जोड़ के देखा जाना चाहिए। जब भी गिफ्ट देंगे आप ऐसा गिफ्ट दीजिए जहां हमारे कारीगर काम किए हैं, हमारे आर्टिस्ट काम किए, हमारे आर्टिसंस काम किए, ताकि ये गिफ्ट अपने आप में वोकल फॉर लोकल, ताकि लोकल बन जाए ग्लोबल। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे, समय की कमी है, कि किस तरह से मन की बात में जिन बिंदुओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया उसके क्या कुछ मायने हैं हमारे लिए, आपके लिए और इस देश के लिए, इस पर हम चर्चा कर रहे थे अपने विशेष मेहमान के साथ। बढ़ेंगे आगे और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आज पीएम मोदी ने देश को 9 वंदे भारत रेलगाड़ियों की सौगात दी। इससे किन किन राज्यों को फायदा होने वाला है, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन
तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना अरे गोविंदा जी आप यहाँ? हाँ बबुआ हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। चाची कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। देश को पहली बार एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की आज सौगात मिली। इन नई ट्रेनों से 11 राज्यों में पर्यटन और आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इन वंदे भारत ट्रेनों में कई नई सुविधाओं को भी जोड़ा गया है, जिससे कि यात्री बेहतर और आरामदायक यात्रा कर पाएंगे। देश की गति और प्रगति का प्रतीक बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेजी से नए रूटों पर चल रही है। आज नए रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने के साथ देश भर में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 34 हो गई है। राजस्थान और गुजरात को 1-1, पूर्वी भारत को 3 और दक्षिण भारत को 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, जिसमें हवाई जहाज की तर्ज पर तमाम जो डिस्प्लेज लगाए गए हैं, उनके जो लाइट्स आप देख सकते हैं कि जो हाथ के स्पर्श से ये लाइट जो है यूं जल जाती है और कहीं ना कहीं जो मुसाफिर हैं वो इस ट्रेन में बैठकर हवाई जहाज का आनंद उठाते हैं। आज पुरी, मदुरै और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थल वंदे भारत के रूट से जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में पूरे देश में अत्याधुनिक सुविधा वाली वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है। और यही तो आज का भारत चाहता है। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को अब तक 25 वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। अब इसमें 9 और वंदे भारत एक्सप्रेस जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। नए रूटों पर चलने के कारण यात्रियों की संख्या और तेजी से बढ़ने वाली है। जिन जगहों से ये ट्रेनें गुजर रही हैं, वहां पर्यटकों की संख्या तो बढ़ ही रही है, वहां रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है।
इससे वहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नागरिकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए देश में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। गति शक्ति मास्टर प्लान इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। देश में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। देश में ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम दूसरे को सपोर्ट करे, इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से समय की बचत होने से यात्री इस ट्रेन से तेजी से और बार बार यात्रा कर रहे हैं। 2014 के बाद से केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय रेल को अत्याधुनिक बनाने पर जोर दिया है। इसके लिए पिछले 8 साल में रेलवे का बजट 8 गुना किया गया है। आज स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाएंगे। वे वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। बीजेपी समेत राज्य के लोगों में भी पीएम के इस दौरे को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बहुत खास होगी। इसमें पार्टी के प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस महाकुंभ के साथ ही प्रदेश भर में सितंबर के पहले हफ्ते से निकाली गई 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का भी समापन हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को प्रदेश में मिले जबरदस्त रिस्पांस से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। करीब 10,880 किलोमीटर की इस यात्रा में 223 विधानसभा सीटों को कवर किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। का सौभाग्य के श्रद्धेय मोदी जी कल मध्य प्रदेश में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है और उस महाकुंभ में हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन वैश्विक नेता का मिलेगा। पलक पावड़े बिछाकर सभी कार्यकर्ता और जनता मोदी जी के स्वागत के लिए, वंदन के लिए, अभिनंदन के लिए आतुर है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से 25 आईपीएस अफसर उसमें तैनात किए गए हैं। एसपीजी, एनएसजी की टीमें आ चुकी हैं और उन्होंने भी व्यवस्था संभाल ली है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर 4000 से ज्यादा जवानों को शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भोपाल के जम्बूरी मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता एक साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन सकेंगे। इसके अलावा पूरे शहर को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बीजेपी की ओर से कोशिश की जा रही है कि कार्यक्रम में पहुंचे लाखों कार्यकर्ताओं में एक जोश जागृत हो। मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति सभी से आह्वान कर रहा हूं, चलो भोपाल 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर महाकुंभ होने वाला है। 2023 विधानसभा चुनाव का संक्रांत होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का हम सबको संकल्प दिलाएंगे। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। दीपक जैन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन से जुड़ी कुछ खास खबरें। एक छोटे से ब्रेक। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची
कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद और नार्को आतंकवाद जैसे मुद्दों से निपटने में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। अमित शाह नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि बीते 9 वर्षों में भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है और अब हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। दुनिया भर के कानूनी विशेषज्ञों ने 23-24 सितंबर तक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां विषय पर विचार विमर्श किया। सम्मेलन के समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अमित शाह ने महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए कहा कि देश में हर क्षेत्र में महिला विकास के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे जीएसटी हो या दिवाला कानून, इनमें जो बदलाव किए जा रहे हैं वे इनके लागू होने के बाद आई त्रुटियों के कारण हैं। उन्होंने कहा कि कानून बनाने का लक्ष्य एक सुचारू व्यवस्था स्थापित करना होता है, न कि कानून बनाने वालों की सर्वोच्चता स्थापित करना। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, वो तीनों कानून को भारत की संसद आमूल चूर परिवर्तन कर रिलेवेंट बनाने जा रही है। वही ये वर्ष है। 33% महिलाओं की हिस्सेदारी कानून बनाने की प्रक्रिया में हमारी विधानसभाओं में और हमारी लोकसभा के अंदर सुनिश्चित करने का कानून भी अभी अभी हमारे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है। चाहे जीएसटी हो, चाहे इंसॉल्वेंसी एक्ट हो, इसके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, इसको ध्यान में रखकर हम कर रहे हैं। कानून कोई भी इसके अंतिम स्वरूप में नहीं होता है। समय के साथ और इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो दिक्कतें आती हैं उसको बदलना चाहिए और उसको स्वीकारना भी चाहिए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि महिलाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके तहत लेबर कोड, वेतन अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार ने महिलाओं के लिए सक्षम उपाय किए हैं। पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नए लेबर कोड भी आए हैं, जहां कार्यस्थलों पर महिलाओं को भाग लेना है, चाहे उनका वेजेस एक्ट हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी कोड हो, चाहे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो, सभी में महिलाओं को कार्यस्थलों पर जाने के लिए सरकार ने सक्षम उपाय अपनाए हैं। उसके साथ ही साथ कार्य करने वाली महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट से लेकर के जो नया साइंटिफिक एडवांसमेंट के कारण हम आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो सैरोगेसी का विषय देखते हैं, उस पर भी सरकार प्रोग्रेसिव लॉ लाई है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्देश्य कानूनी विषयों पर चर्चा और सार्थक संवाद के लिए एक मंच प्रदान करना था।
देश में पहली बार आयोजित हुए इस सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, मुकदमेबाजी में चुनौतियां, कानूनी प्रौद्योगिकी, पर्यावरण कानून जैसे विषयों पर चर्चा हुई। ब्यूरो इनपुट के साथ विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीटी न्यूज। और अब बात करेंगे एशियाई खेलों की, जिसमें भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है। निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर राइफल टीम ने रजत पदक जीतकर देश का खाता खोला। वहीं रमिता ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं रोइंग में भारत को 2 रजत और 1 कांस्य पदक मिला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में जगह बनाकर पदक पक्का कर लिया है। चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में रविवार को भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार आगाज किया। भारत ने अपना खाता निशानेबाजी से खोला। भारत की महिला निशानेबाजी टीम ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारत को मेहुली घोष, रमिता और आशीष चौकसी की तिकड़ी ने रजत पदक दिलाया। चीन की टीम को स्वर्ण पदक हासिल हुआ। भारत की महिला निशानेबाज रमिता ने निशानेबाजी में दूसरा पदक दिलाया। रमिता ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। ये इस बार के एशियाई खेलों में रमिता का दूसरा पदक है। वहीं भारत की ही मेहुली घोष ने इसी स्पर्धा में चौथा स्थान हासिल किया। निशानेबाजी के बाद रोइंग में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत के अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग में रजत पदक जीता। अर्जुन और अरविंद की जोड़ी ने पुरुषों के लाइट वेट डबल स्कल्स में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। अरविंद और अर्जुन ने रेस को 6 मिनट 28.18 सेकंड में पूरा किया और वे चीनी जोड़ी से पीछे रहे। भारत ने रोइंग में पुरुषों के 8 फाइनल में भी रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारत के नीरज, नरेश, नीतीश, चरणजीत, जसविंदर, भीम, पुनीत और आशीष की टीम ने 5 मिनट 43.01 सेकंड के साथ रजत पदक पर अपना कब्जा जमाया। वहीं रोइंग में ही मेंस पेयर में लेकराम और बाबूलाल यादव की जोड़ी ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। भारतीय जोड़ी ने 6 मिनट 50.41 सेकंड के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश पर 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 52 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 70 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। चीन के हांगझू से गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चीन के हांगझू से इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव कुमार सीधे जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, अगर आज के खेल की बात की जाए, आज के दिन की बात की जाए, तो आज के भारत के जो प्रदर्शन रहे हैं तमाम स्पर्धाओं में, उसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, आज जिस तरह का जो एक पूरा जो प्रदर्शन रहा, वो कह सकते हैं कि भारत की जो तैयारी है वो एक सही दिशा में बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि आज हमने उन खेलों में भी अपने आप को सामने रखा जिन पर बातें काफी होती थी, शायद चर्चा भी इससे पहले बहुत काफी हुई, लेकिन जो मेडल्स थे वो खाता खोलें या यह कहना चाहिए कि जल्द से जल्द उनमें मेडल की तस्वीर जो है वो सच होती दिखे, वो बहुत मुश्किल था। तो आज हमने देखा कि किस तरह से रोइंग हमें आज 3 मेडल्स जो हैं वो निकल करके सामने आए। इसके अलावा अगर बात करें शूटिंग की, तो शूटिंग से आज खाता खुला देश का एशियन गेम्स में। हमने देखा कि किस तरह से मेहुली घोष और बाकी जो उनके साथ की जो टीम इवेंट था, उसमें 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में उन्होंने अपने आप को शानदार तरीके से सामने रखा और अब खुद को आगे बढ़ाते हुए न केवल मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की, बल्कि कहीं ना कहीं इस बात को भी सामने रख दिया कि जो एक दिशा है वो काफी एक अच्छी दिशा में यहाँ पे काम हो रहा है और खुद को एक सही दिशा में आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के। तो उम्मीद करें कि पदक तालिका में भारत और भी बहुत सारे मेडल्स लाकर और भी ऊंचाइयों को छुएगा। तो इसके साथ ही न्यूज नाइट के आज के समय बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात, तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।
जालिम लोशन, दाद खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। और मुगली गुट्टी 555, हंसता बचपन खिलता बचपन। मुगली गुट्टी 555।